जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आज आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण वन लाइनर जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये जो है सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चाहे आप RO दे रहे हो, RO बीपीएससी टीआरई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछली बार जो है इस यही से बहुत सारे क्वेश्चन देखिएगा आपके डायरेक्ट फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। और ये जो क्लास है ये आपको यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। चलिए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। ये बताना है किस देश के संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से प्रभावित है। उत्तर है आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है यहाँ से जो है संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है और ये जो है आर्टिकल नंबर 368 में दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख भी किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई थी। ये जो है 11वीं अनुसूची, जो 11वीं अनुसूची है ये आपको जोड़ी गई थी और इसके तहत जो है कितने विषय हैं तो आपको 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में नहीं थे। जबकि भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है और ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से इनको जो है लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, दल बदल विरोधी कानून और एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। तो जो है ये आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये हुआ था और ये जो है 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची जो है उसमें जो है ये शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता है तो न्यूनतम आयु कितनी है। जो लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष है। ठीक है, और राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की जो न्यूनतम आयु है वो हो जाएगी आपकी 30 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है। जो 87वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था ये 2001 की जनगणना को यहाँ पर आधार बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। इनमें जो है दोनों में यही अंतर है कि मूल अधिकार है वो मूल अधिकार वाद्य योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व या वाद्य योग्य नहीं है। क्योंकि जो मूल अधिकार का जो उल्लंघन होगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर मूल अधिकारों का आपको उल्लंघन होता है तो आप लोग कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अगर हनन होता है तो उसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते। यही इसका अर्थ है, यही इसका अंतर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है। तो जो भारतीय संविधान के अनुसार जो राजनीतिक शक्ति है उसका आधार है भारत की जनता। भारत की जनता जो है यहाँ पर इसमें यही इसकी राजनीतिक शक्ति है। आप जब प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसमें लिखता है हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता ही जो है सर्वोच्च है। तो ये जो है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो आप जरूर आप यहाँ से पढ़ेंगे और आपको कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। लास्ट तक आप क्लास कीजिए और फिर देखिएगा कोई आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, 1976 में हुआ था ये। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है किस प्रकार की नागरिकता को प्रदान करता है। ये जो है एकल नागरिकता, ये आपका एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है ये बताना है। ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे, अस्थायी अध्यक्ष वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके स्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है वो है आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है मूल अधिकारों को विलंबित कर सकते हैं, अर्थात निलंबित कर सकते हैं, सॉरी निलंबित कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित किया गया। ये आपको जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें जो है टोटल 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। अगला है संविधान का अनुच्छेद 356 इससे संबंधित फिर जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। और अभी तक पूछता है कि अगर राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार किस राज्य में लग चुका है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? वो है 10 बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये जो है पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और ये भूमि सुधार आंदोलन से हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? ये गलत है, ये यहाँ पे वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार नहीं किया गया था। अगला प्रश्न, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो ये आपको 1962 में भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों की बात करेंगे तो सोवियत संघ के संविधान से इसको लिया गया है। और इसको जो है आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51A में इसको जो है वर्णित किया गया है, ये आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और कौन सी समिति के द्वारा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्यों को हमने संविधान में जोड़ा था। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका था? कई बार पूछा कोई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको KT साहा जी के द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? ये बताना है। तो ये एकदम सही है, हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। मतलब जो 368 का जो संविधान संशोधन है इसमें जो है विशेष बहुमत की तो आवश्यकता होती है, पर सभी संशोधनों में नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष की आयु आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री बनने की आयु कितनी है? प्रधानमंत्री के लिए आपके 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं, कैसे मतदाता होते हैं? लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें जो है चुने जाते हैं, अर्थात मतदाता इसमें होते हैं। इन सभी के द्वारा चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। अगला प्रश्न आपका, इसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ये जो है राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक आप पेश नहीं कर सकते। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ये जो है आपको 2 बार, कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगला है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? ये जो है 6 महीने बाद जो है वो, अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने बाद वो पदमुक्त हो जाएगा, तो वो पद पर नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। यूपी का उस जो है, यूपी में लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो वो है आपकी 80 लोकसभा सीटें हैं, और राज्यसभा सीटों की बात करेंगे तो 31 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, इस तरह लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? ये आपका जो है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता या विधि सलाहकार होता है। अगला प्रश्न है आपका संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है? ये जो है अमूर्ति सूची, सॉरी 7वीं अनुसूची में जो है इसका केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और इसमें 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी हैं? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। ठीक है, केंद्र, राज्य और समवर्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? राज्यसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व है किस राज्य का है और कितना है? तो सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व है अभी बताया आपको उत्तर प्रदेश राज्य का है, और 31 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें आपके लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये जो है आपको, अगर आप यही चीज एमसीक्यू में पढ़ते हो तो आप इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, 3-4 क्वेश्चन में आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है आपको ये भी याद रखना है कि अगर 1 लाइन में पढ़ते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? ये बताना है, इसमें जो है कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है, ये बताना है। ये आपका अनुच्छेद 149 में जो है इसका उल्लेख है, और इसी में जो है भारत के संविधान में जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है उसके कर्तव्य और शक्तियां दोनों वर्णित है। और इस पद का जो सीएजी, इसे क्या बोलते हैं? सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका जो पद का उल्लेख है वो है आपका 148 में इसके पद का उल्लेख है, और उसके कार्य और शक्तियां जो है ये 149 में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध किया गया है? ये आपके 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। तो इसका जो तात्पर्य वो है सभी विधानसभाओं से है। ठीक है, ये जो सभी विधानसभाओं से इसका तात्पर्य होता है। अगला प्रश्न है निर्वाचित सदस्यों के मत तथा सांसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। इसका जो ये पूरा उत्तर था। तो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का आधार, जिसे हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा। फिर इसके बाद अगर ये बराबर हो जाते हैं तो यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। और तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान यह वरीयता क्रम में दिया जाए। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? ये जो है उपराज्यपाल कहते हैं। पांडिचेरी के जो प्रशासक और अंडमान निकोबार द्वीप के प्रशासक हैं इनको जो है हम उपराज्यपाल कहते हैं। अगला प्रश्न है आपको बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो ये बिहार में लोकसभा की सीटें 40 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें जो है 16 सीटें हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति नहीं। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? राष्ट्रपति जो है इस शक्ति का प्रयोग अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। अगला प्रश्न, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? ये जो है 3। कानून निर्माण के प्रस्तावित विधेयक के जो है कितने वायन होते हैं? ये जो है आपके 3 होते हैं। ठीक है,
राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग गठन करता है? ये प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो है वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का जो किस अनुच्छेद में दिया गया है प्रावधान, ये अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अभी इसके पहले बताया था हमने, इसमें जो है 7 सदस्य थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के इस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है। भाग 3 में जो है संविधान के मौलिक अधिकारों का यहाँ पे शामिल किया गया। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता इस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। ये जो अनुच्छेद 19(1) का में जो है इसका वर्णन किया गया है। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्टली ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछता है। तो आपका लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो जो है इसके राज्यसभा और लोकसभा दोनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इसके संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, आहूत कौन करता है? तो आहूत अर्थात बुलाता कौन है? तो वो है आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? जो संयुक्त संसदीय समिति है इसके अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? अगर धन विधेयक के बारे में बात करेंगे, धन विधेयक के संबंध में जो राज्यसभा का अधिकार है वो है केवल सिफारिशी अधिकार। केवल सिफारिश कर सकता है राज्यसभा और कुछ नहीं कर सकता इसमें। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके परिसीमन करता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो है आपके 25। अब जो है 25 हो गई है। यहाँ पे 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं ये बताना है। तो भारत में जो है वर्तमान राज्यों की संख्या है 28। ये जो है पुराना थोड़ा सा हो गया है, यहाँ पे बना लीजिएगा 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसके भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाती है। आपको याद रखना है, जो भारतीय नागरिकता होती है वो स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? तो ये जो है आपका कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के आधार पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? ये जो है 5वीं या तथा 6वीं अनुसूची में जो है इसका प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा में जो है संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ये जो है आपको स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? फिर 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है सर्वप्रथम भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। प्रश्न है आपका, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? जो भारत का शासनाध्यक्ष का संबोधन है वो प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके लिए जो है इसका संबोधन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका प्रश्न, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3, जो भाग 3 है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या वर्णित है? आपका भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है?
आप सभी को पता होना चाहिए, 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और आपके वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए प्राप्त हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? अगर पूछता है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, वो थे आपके 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जो 7वां संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है अनुच्छेद 300 ये में इसको रख दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, विधान परिषद में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? तो जो विधान परिषद की बात करेंगे तो जो है 1909 के अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीयों को यह अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के मध्य जो भारत का राजनीतिक दर्जा था वो तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य तथा डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त था तब तक। अगला प्रश्न, इसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? वो जो है भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? ये 44वें संविधान संशोधन अभी बताया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को, और ये जो है अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान जो उच्च न्यायालय है ये आपका जोधपुर में स्थित है। याद रखिए। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पूछता है तो वो थे आपके सुकुमार सेन। जो सुकुमार सेन थे वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सर्वोच्च विधि है वो है आपके संविधान। संविधान जो है भारत का सर्वोच्च विधि है, अर्थात भारत का सबसे सर्वोच्च कौन सा है? संविधान है। अगला प्रश्न, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता का जो प्रावधान वो आपको अनुच्छेद 39A में किया गया। अगला प्रश्न है आपको, भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि इस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? ये आपको कनाडा के जो देश है उस देश कनाडा देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है, अर्थात संघ का जो प्रावधान है वो आपको कनाडा से प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश प्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद के एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपने स्वीकृति न दे? ये जो है 6 सप्ताह तक जो है ये प्रभावी हो जाता है। मतलब 6 सप्ताह बाद इसको जो है अप्रभावी मान लिया जाता है, अर्थात ही हट जाता है। अब जो अध्यादेश जारी रहता है 6 सप्ताह बाद अगर संसद से इसका प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता ये जो है 6 सप्ताह के बाद आपका खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 में जो है तो नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक, उसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है आपको, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है। जो सत्ता हस्तांतरण का उल्लेख है यह सर्वप्रथम क्रिप्स प्रस्ताव जो हुआ था 1942 में, क्रिप्स प्रस्ताव आया था उसमें इसका जो है जिक्र किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव में। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है ऐसे पहले व्यक्ति थे, भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में चुने गए थे, और ये लिबरल पार्टी से चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष
जेबी कृपलानी जी थे। जेबी कृपलानी थे। अगला कथन है, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीयकम और एकात्मक अधिक है? ये बताना। ये किसका कथन था? आपका केसी हुय्यर का कथन था। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ये जो है फिलीपींस मनीला शहर में स्थित है। जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, उसी मनीला शहर में जो है एशियाई बैंक एडीबी का मुख्यालय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बियरर बॉन्ड स्कीम, बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो बियरर जो बॉन्ड स्कीम है, इसका उद्देश्य था काले धन की निकासी। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा काले धन की निकासी। अगला प्रश्न है, ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? जो ब्याज दर है ये आपकी किस नीति से संबंधित है? ये आपका जो है मौद्रिक नीति से संबंधित है, मॉनेटरी पॉलिसी। इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है ब्याज दर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? ये आपका 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? जो अल्फा फैक्टर है शेयर बाजार में, अल्फा फैक्टर का अर्थ होता है वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है, उसे हम कहते हैं अल्फा फैक्टर। अगला प्रश्न, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, वो है आपका इंटेक। तो इंटेक है वो भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? ये भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले विंटर सुधार के नाम से जानते हैं, और ये जो है 1909 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये बताना है कि अंतरराष्ट्रीय जो अंतरराष्ट्रीय परिषद है इसके संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? ये जो है अनुच्छेद 263 में इसका उपबंध किया गया है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है अभी पिछले साल 2021 में जो है आरओ के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से जो है 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं सरकारी उपक्रम समिति जो। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये बताना है। ये राजस्थान हाईकोर्ट है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1949 ईस्वी में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो है स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमसे जुड़ेंगे। अगर आप हमसे इसकी पीडीएफ चाहते हैं या कुछ भी आपको पीडीएफ जरूरत होती है किसी भी चीज की, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6386953102। इससे आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है हमारा, टेलीग्राम लिंक है आपका जो है ये है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। इसमें मेंबर बहुत ही कम है, लगभग वही 90-95 मेंबर हैं अभी फिलहाल, इसलिए आप जुड़ सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की पीडीएफ दिया जाएगा, यदि पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कंटिन्यू कर सकेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।